केपी ओलीले टाउकोमा गोली हान्यो भने देशको लागि गोली खान तयार छु म। आज वार किपर हुनेवाला नै छ। अबदेखि यो कहिले पनि हामीले सहदैनौँ। चोर चोर अब हामी सडकमा आउने बाहेक हामीसँग उपाय नै छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ये न्यूज़ है नेपाल की काठमांडू की सड़कों की और उस जैन जी की जिसने अपने भविष्य को अपने हाथों में लेने की ठान ली है। यह कहानी है उस चिंगारी की जो सोशल मीडिया पर भड़की और अब एक क्रांति की मसाल बनकर नेपाल के सियासी गलियारों को रोशन करने या शायद जलाने के लिए तैयार है। आज 8 सितंबर 2025 है और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, काठमांडू की हवा में एक अभूतपूर्व ऊर्जा, एक बेचैनी और एक उम्मीद दोनों घुली हुई हैं। सुबह का समय है और नेपाल की राजधानी धीरे धीरे जाग रही है, लेकिन आज की सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं है। आज इतिहास लिखा जा रहा है। इस वक्त काठमांडू के दिल मैतीघर मंडाला की ओर हजारों कदम बढ़ रहे हैं। ये कदम किसी राजनीतिक पार्टी की रैली में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य को अपने हाथों में लेने के लिए बढ़ रहे हैं। ये कदम है नेपाल की जैन जी के, उस पीढ़ी के जिसे अब तक टिकटॉक जनरेशन कहकर खारिज किया जाता रहा है। अभी अभी जो तस्वीरें आनी शुरू हुई हैं वे दिखा रही हैं कि युवा छोटे छोटे समूहों में इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। उनके हाथों में किसी पार्टी के झंडे नहीं बल्कि प्ले कार्ड्स हैं जिन पर सरकार पर तंज कसते मीम्स बने हैं। उनके चेहरों पर नींद की कमी हो सकती है, लेकिन आंखों में एक दृढ़ संकल्प साफ दिखाई दे रहा है। आज का दिन नेपाल के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि आज ये युवा एक ऐसी क्रांति का आह्वान कर रहे हैं जिसे वे कह रहे हैं द फाइनल रिवॉल्यूशन, वी आर पंचिंग अप, यानी अंतिम क्रांति, हम ऊपर की ओर प्रहार कर रहे हैं। यह प्रहार उस सड़े गले सिस्टम पर है जो दशकों से भ्रष्टाचार के दीमक से खोखला हो चुका है। यह प्रहार उस भाई भतीजावाद पर है जहां आम नेपाली नागरिक का टैक्स का पैसा नेताओं की और उनके परिवारों की आलीशान जिंदगी पर लुटाया जा रहा है। आप सोचिए, एक तरफ वो युवा है जो खाड़ी देश में मजदूरी करने को मजबूर है और दूसरी तरफ नेताओं के बच्चे हैं जो उसी युवा के टैक्स के पैसे से खरीदे गए लुई वितों के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी अन्याय के खिलाफ यह पीढ़ी आज सड़कों पर उतर रही है और इस आग को भड़काने का काम किया है सरकार के उस तानाशाही फैसले ने, जिसने युवाओं की आवाज़ उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही ताला लगा दिया। आज हम इस ऐतिहासिक दिन पर आपको पल पल की खबर देंगे। हम इस लाइव कवरेज में विश्लेषण करेंगे कि हम इस मोड़ तक कैसे पहुँचे। हम आपको बताएंगे कि यह नेपो बेबी ट्रेंड क्या है। हम श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडोनेशिया के उन आंदोलनों को भी देखेंगे जिनकी गूंज आज काठमांडू की सड़कों पर साफ सुनाई दे रही है। हम बात करेंगे काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह के उस ताज़ा बयान की जिसने इस आंदोलन में एक नया मोड़ ला दिया है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम देख रहे हैं एक पीढ़ी को इतिहास लिखते हुए। यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये एक पीढ़ी की अंगड़ाई है और जब कोई पीढ़ी अंगड़ाई लेती है तो पुराने सिंहासन डोलने लगते हैं। काठमांडू में आज वही हो रहा है। नेपो बेबी ट्रेंड और डिजिटल आक्रोश जो आज सड़कों पर है। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये गुस्सा, यह आक्रोश रातों रात कहां से पैदा हो गया। यह कोई अचानक हुई घटना नहीं है। इसकी जड़ें पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर चल रहे एक ट्रेंड में है जिसे नेपो बेबी ट्रेंड कहा जा रहा है। और यह ट्रेंड इस वक्त अभी जब हम बात कर रहे हैं नेपाल के युवाओं के मोबाइल फोन्स पर VPN के जरिए आग की तरफ फैल रहा है। यह नेपो बेबी ट्रेंड एक आईने की तरह काम कर रहा है जो नेपाल के समाज की कड़वी सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के दिखा रहा है। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर इस वक्त भी ऐसे हजारों वीडियो मौजूद हैं जिन्हें देखकर किसी के भी मन में गुस्सा भर जाएगा। इन वीडियो की संरचना बहुत सरल लेकिन बेहद प्रभावी है। आप देख सकते हैं उनके बच्चों और पोते पोतियों को दुनिया के सबसे महंगे फैशन ब्रांड्स के कपड़ों में, हाथों में लाखों की घड़ियां और गुच्ची, प्राड़ा
लुई वितो के बैग लिए हुए। आप उन्हें यूरोप की बर्फीली वादियों में छुट्टियां मनाते और दुबई के आलीशान मॉल्स में शॉपिंग करते हुए देख सकते हैं। उनकी लग्जरी गाड़ियों का काफिला, उनके भव्य बंगले, उनकी शाही जीवन शैली, सब कुछ पूरी बेशर्मी से प्रदर्शित होता है। अब स्क्रीन पर एक आम नेपाली युवा की तस्वीरें हैं। एक नौजवान है जो अपने गांव के टूटे फूटे घर में अपने बूढ़े माँ बाप के पैर छू रहा है, क्योंकि उसे कतर या मलेशिया में मजदूरी करने के लिए जाना है ताकि वो घर का कर्ज चुका सके। एक तस्वीर है काठमांडू की किसी मैन पावर कंपनी के बाहर लगी मीलों लंबी लाइन की, जहां हजारों युवा एक नौकरी पाने की उम्मीद में घंटों खड़े रहते हैं। एक तस्वीर है उस क्लासरूम की जहां छात्रों के पास डिग्रियां तो हैं लेकिन भविष्य नहीं है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्गो सेक्शन में रखा एक ताबूत, जिसमें किसी माँ का बेटा, किसी पत्नी का पति और किसी बच्चे का पिता बंद है, जो सपने लेकर परदेश गया था और अब एक लाश बनकर लौटा है। यह तीखा कंट्रास्ट ही इस ट्रेंड की असली ताकत है। यह सीधे तौर पर एक सवाल पूछता है, एक ही देश में यह दो दुनियाएं क्यों हैं? एक दुनिया जो हमारे टैक्स के पैसे पर ऐश कर रही है और दूसरी दुनिया जो उसी देश के लिए अपनी जान दे रही है। उनकी दुबई की पार्टी हमारे घर की कुर्बानी या उनका एलवी बैग बनता है हमारे पसीने और खून से। इन वीडियो ने एक ऐसी राजनीतिक चेतना पैदा की है जो बड़े बड़े भाषणों और लेखों से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। समाजशास्त्री दीपेश घिमिरे, जिनसे हमने कुछ देर पहले बात की, इसे एक रचनात्मक प्रहार कह रहे हैं। उनका मानना है कि भ्रष्टाचार को एक नई भावनात्मक और व्यक्तिगत परिभाषा दी है। पुरानी पीढ़ी जहां भ्रष्टाचार को आंकड़ों और फाइलों में ढूंढती थी, वहीं यह नई पीढ़ी भ्रष्टाचार को नेताओं के बच्चों की महंगी घड़ियों और एक आम मजदूर के ताबूत के बीच के फासले में देख रही है। इस डिजिटल गुस्से की आग धीरे धीरे सुलग ही रही थी, लेकिन सरकार के एक हालिया फैसले ने इस पर पेट्रोल छिड़कने का काम किया है। अपनी आलोचना से घबराकर और इस ऑनलाइन विद्रोह को दबाने की नाकाम कोशिश में सरकार ने कुछ ही दिन पहले टिकटॉक समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया। आज जो भीड़ सड़कों पर जमा हो रही है, उसका एक बड़ा कारण यही प्रतिबंध है। सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास का जरिया नहीं है, ये उनकी पहचान है, उनकी दुनिया है, उनकी अभिव्यक्ति का मंच है। इस पर बैन लगाना उनके अस्तित्व पर हमला करने जैसा था। सरकार के इस कदम ने उनके वर्चुअल गुस्से को एक भौतिक रूप दे दिया है। उनका नारा अब साफ है, तुमने हमारी डिजिटल सड़कें बंद की, आज हम तुम्हारी असली सड़कें बंद करेंगे। और इसी आह्वान के साथ आज काठमांडू की सड़कों पर यह जनसैलाब उतर रहा है। यह नेपो बेबी ट्रेंड से निकली एक चिंगारी है जो अब सरकार के प्रतिबंधों की हवा पाकर एक क्रांति की मशाल बनने की राह पर है। अभी जब हम काठमांडू की सड़कों पर इस ऐतिहासिक आंदोलन को आकार लेते हुए देख रहे हैं, तो इसे एक अलग थलग घटना के रूप में देखना एक भूल होगी। आज मैती घर मंडाला में जो हो रहा है, वह उस वैश्विक आक्रोश की एक ताज़ा कड़ी है जो पिछले कुछ सालों में हमने दुनिया के अलग अलग कोनों में, खासकर दक्षिण एशिया में देखी है। नेपाल की जेन जी जब आज वी आर पंचिंग अप का नारा लगा रही है, तो उनकी आवाज़ में हमें श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडोनेशिया के उन लाखों युवाओं की आवाज़ की गूंज सुनाई दे रही है, जिन्होंने अपने अपने देशों में भ्रष्ट और दमनकारी सत्ताओं को सफलतापूर्वक चुनौती दी है। आज के प्रदर्शनकारियों के लिए ये देश सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि प्रेरणा के स्रोत हैं। श्रीलंका का आरागल्या एक जीवंत स्मृति आज काठमांडू में कई प्रदर्शनकारियों के हाथों में ऐसे प्ले कार्ड्स हैं जिन पर श्रीलंका के आरागल्या आंदोलन की तस्वीरें हैं। साल 2022 में हुआ वो जन विद्रोह आज भी दक्षिण एशिया के हर युवा के मन में ताज़ा है। श्रीलंका उस समय अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था। पेट्रोल, गैस, दवाइयाँ, खाना, हर चीज़ की कमी थी और इस पूरी बर्बादी के लिए जिम्मेदार माना जा रहा था एक परिवार को, राजपक्षे परिवार को, जिसने पूरे देश की सत्ता पर कब्जा कर रखा था। यह नेपाल के नेपो बेबी सिंड्रोम का ही एक चरम और भयावह रूप था। श्रीलंका के आम नागरिकों ने बिना किसी राजनीतिक नेता के सड़कों पर उतरकर गोटा गो गामा का गांव बसा लिया था और महीनों तक उनका एक ही नारा था, गोटा गो होम। आज वैसी ही ऊर्जा, वैसा ही स्वतः स्फूर्त संगठन हमें काठमांडू की सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है।